प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ की बैठक। कहा, अभी और सतर्क रहने की है जरूरत, सभी तक वैक्सीन पहुंचाना हमारा लक्ष्य। प्रदेश में कोरोना रिकवरी रेट पहुंचा 94.06%। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन ने बताया, प्रदेश में अब तक 4,99,507 लोग हुए हैं कोरोना संक्रमण से ठीक। प्रदेश के पशुपालन मत्स्य पालन मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने कहा, मत्स्य पालन से किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में मिल रही है मदद। मत्स्य पालकों को दी गई है क्रेडिट कार्ड की सुविधा। और उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक आशुतोष गंगल ने लखनऊ में रेलवे की गतिविधियों का लिया जायजा। कहा, पूर्व की भांति आगे भी कोविड गाइडलाइन का रेलवे में किया जाएगा पूर्णतः पालन। नमस्कार, मैं हूं विजय श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में शालीनता और सहयोग से लड़ने का आग्रह किया है। कोविड की दवा और परीक्षण बढ़ाने की आवश्यकता पर भी उन्होंने जोर देते हुए कहा है कि भारत ने कोविड का बहादुरी से मुकाबला किया है। देश में कोरोना वायरस की स्थिति की समीक्षा के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ अपनी बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि कई बार हम अच्छी रिकवरी दर देखकर सोचते हैं कि वायरस कमजोर पड़ गया है, यहीं पर हम गलती कर जाते हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि हमें कोरोना के खिलाफ जीती हुई लड़ाई को अब अपनी लापरवाही से हराना नहीं है। जब कोरोना से रिकवरी का रेट बढ़ा तो लोगों को लगता है कि ये वायरस नुकसान नहीं कर रहा है, ये कमजोर हो गया है। बहुत से लोग ये भी सोचने लगे हैं कि अगर बीमार हो भी गए तो ठीक हो जाएंगे। इस वजह से लापरवाही का ये स्टेज बहुत बड़ा व्यापक हो गया है और इसीलिए मैंने हमारे त्योहारों की शुरुआत में ही स्पेशली राष्ट्र के नाम संदेश देकर के सबको हाथ जोड़ करके प्रार्थना की थी कि भाई ढिलाई मत बरतिए, क्योंकि कोई वैक्सीन नहीं है, दवाई नहीं है, हमारे पास एक ही रास्ता बचा है, हम हर एक को कैसे अपने अपने आप बचाएं। और हमारी जो गलतियां हुई वही एक खतरा बन गया, थोड़ा ढिलाई आ गई। इस चौथे चरण में लोगों को कोरोना की गंभीरता के प्रति हमें फिर से जागरूक करना ही होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम कोरोना के खिलाफ लड़ाई में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर उपलब्ध कराने पर गंभीरता से ध्यान दे रहे हैं। मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों को ऑक्सीजन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश में 160 से अधिक ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित करने के प्रयास चल रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि भारत अन्य देशों की तुलना में बेहतर स्थिति में है, बस हमें कोरोना के खिलाफ सावधानी को नहीं छोड़ना चाहिए। आज रिकवरी रेट और फर्टिलिटी रेट दोनों ही मामलों में भारत दुनिया के अधिकतर देशों से बहुत संभली हुई स्थिति में है। हम सभी के अथक प्रयासों से देश में टेस्टिंग से लेकर ट्रीटमेंट का एक बहुत बड़ा नेटवर्क आज काम कर रहा है। इस नेटवर्क का लगातार विस्तार भी किया जा रहा है। पीएम केयर्स के माध्यम से ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स उपलब्ध कराने पर भी विशेष जोर है। कोशिश ये है कि देश के मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों को ऑक्सीजन जनरेशन के मामले में सेल्फ सफिशिएंट बनाया जाए। इसलिए अभी 160 से ज्यादा नए ऑक्सीजन प्लांट्स के निर्माण की प्रक्रिया ऑलरेडी शुरू की गई है। पीएम केयर फंड से देश के अलग अलग अस्पतालों को हजारों नए वेंटिलेटर्स मिलने भी सुनिश्चित हुए हैं। वेंटिलेटर्स के लिए पीएम केयर्स फंड से 2000 करोड़ रुपए ऑलरेडी स्वीकृत किए गए हैं। अपनी इस बैठक में प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि अब हम सभी को पहले से भी अधिक जागरूक रहने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें ट्रांसमिशन को कम करने के लिए अपने प्रयासों को और गति देने पर भी ध्यान देना होगा। हमें ट्रांसमिशन को कम करने के लिए अपने प्रयासों को जरा और गति देनी होगी। टेस्टिंग हो, कंफर्मेशन, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, डेटा, इन सारी जुड़ी किसी भी तरह की कमी को हमें सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए
उसको ठीक करना होगा। पॉजिटिविटी रेट को 5% के दायरे में लाना ही होगा। और मैं मानता हूं छोटी छोटी इकाइयों पर कहिए कि भाई 1 क्यों बढ़ा, आधा क्यों बढ़ा, 2 क्यों बढ़ा। हम राज्य के स्केल पर चर्चा करने के बजाय अब जितनी लोकलाइज चर्चा करेंगे शायद हम एड्रेस जल्दी कर पाएंगे। दूसरा, हम सबने अनुभव किया है कि आरटीपीसीआर टेस्ट का अनुपात बढ़ना चाहिए। जो गांव है, कम्युनिटी के स्तर पर हेल्थ सेंटर हैं, उनको भी हमें ज्यादा इक्विप करना ही होगा। गांव के आसपास भी इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक रहे, ऑक्सीजन की सप्लाई पर्याप्त रहे, ये हमें देखना होगा। हम लोगों का लक्ष्य होना चाहिए कि फर्टिलिटी रेट को 1% से भी नीचे लाए। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने प्रेस वार्ता में बताया कि प्रदेश में कोरोना वायरस के संबंध में स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 2274 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 2032 है। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस इसकी संख्या 23,928 है। 10,971 होम आइसोलेशन में है। 2,327 लोग अपना इलाज निजी चिकित्सालयों में भुगतान के आधार पर करा रहे हैं। अब तक उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या बढ़कर 4,99,507 हो गई है। प्रदेश में रिकवरी का प्रतिशत 94.06 है। प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 2,274 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 2,032 है। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 23,928 है। इन 23,928 एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस में से 10,971 होम आइसोलेशन में हैं। 2,327 अपना इलाज निजी चिकित्सालयों में भुगतान के आधार पर करवा रहे हैं और बाकी के सभी मरीज जो राजकीय व्यवस्था हमारी L1, L2 और L3 अस्पतालों की है, जिसमें मेडिकल कॉलेजेस भी सम्मिलित हैं, उनमें रह कर के निःशुल्क इलाज करवा रहे हैं। अब तक संक्रमण के पश्चात उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या अब बढ़कर के 4,99,507 हो गई है। इस समय प्रदेश में रिकवरी का प्रतिशत 94.06 अर्थात 94.06% चल रहा है। और बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। माँ से अच्छा कौन जाने माँ के मन के टुकड़े को, कब चाहे प्यार कब चाहे दुलार। माँ से अच्छा और कोई नहीं जानता कि बच्चे के पैदा होने के 1 घंटे के अंदर माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध ही पिलाना चाहिए। यही कुदरती शक्ति है जो बच्चे को हर बीमारी से लड़ने की शक्ति देती है। माँ सब जानती है ना। एक सर्किट हाउस। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसते और छींकते वक्त अपने मुंह पर रुमाल और टिश्यू रखकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। लेकिन 25 लाख नवजात शिशुओं की मृत्यु विश्व में हर वर्ष हो जाती है। हर शिशु की रक्षा के लिए हम विश्व की सर्वोत्तम तकनीकों को प्रदेश में लागू कर रहे हैं। SNCU, KMC लाउंज, कंगारू मदर केयर, उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य, सुरक्षा और सम्मान की ओर बढ़ते कदम, अनमोल जीवन की शुरुआत नवजात शिशु की देखभाल के साथ। आइए मिलकर सुनहरे भविष्य की नींव रखें। प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई नई कोविड गाइडलाइन के तहत मैरिज लॉन और गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट और बैंकेट हॉलों में शादियों के लिए निर्धारित की गई संख्या का पालन कराने के लिए
लखनऊ में होटल मालिकों और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच बैठक हुई। अपर जिलाधिकारी केपी सिंह ने होटल व्यवसाय से जुड़े लोगों को गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए। वहीं मैरिज लॉन होटल मालिकों का कहना है कि अचानक आई इस गाइडलाइन से शादी ब्याह के इस सीजन में उनको काफी नुकसान हो सकता है। सरकार को हम व्यवसायियों का भी ध्यान रखना चाहिए। वहीं गाइडलाइन के तहत डीजे और बैंड बाजे पर लगे प्रतिबंध को लेकर संगठन के लोगों ने कानून मंत्री से मुलाकात की। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने अपने आवास के बाहर एकत्रित हुए लोगों को आश्वासन दिया कि उनकी बात सरकार तक अवश्य पहुंचाई जाएगी। देखिए, शासन के निर्देश के क्रम में, जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में आज बैंकेट हॉल और मैरिज हॉल के जो पदाधिकारी हैं, उनके मैनेजर या उनके स्वामी हैं, उनके साथ वार्ता चल रही है और शासन के आदेश के संबंध में उनको अवगत कराया गया है। महत्वपूर्ण 2-3 बिंदु इसमें हैं। एक तो ये कि बंद स्थान पे, जैसे हॉल है या कमरा है, वहाँ पर निर्धारित क्षमता का अधिकतम 50%, किंतु एक समय में अधिकतम 100 व्यक्ति ही रह सकते हैं और उनको फेस मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइज़र, हैंड वॉश की व्यवस्था, तो ये रखना होगा। मैंने आयोजकों से अनुरोध किया कि आयोजक की जिम्मेदारी है कि वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कराएं। तो इस संबंध में मैंने आयोजकों से जो ये मैरिज हॉल या बैंकेट हॉल के स्वामी और मैनेजर, प्रबंधक वगैरह, इन सबको बुला करके एक बार जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में अवगत कराया है और आप सब लोग सहमत हैं कि इसका अक्षर से पालन सुनिश्चित कराएं। बेसिकली जो आदेश आया है तो बैंकेट हॉल और जो भी मैरिज फंक्शंस है उसमें व्यक्तियों की संख्या के उपलक्ष्य में बताया गया है कि 100 लोगों से ज़्यादा उसमें नहीं उपस्थित रहेंगे और ये आदेश शासन की तरफ से है, तो हम लोग सब लोगों को मान्य होगा। अब उन लोगों को हम लोग अभी इन्फॉर्म करेंगे जो भी ऑलरेडी बुकिंग्स हो चुकी है हमारे यहाँ। अब उन लोगों को इन्फॉर्म करेंगे, उनको बताएंगे कि 100 से ज़्यादा लोग अलाउड नहीं है। तो इतना कोरोना का प्रकोप चल रहा है तो ये गाइडलाइन तो हम सबको मानना है। जनपद हापुड़ में कोरोना काल में बढ़ती ठंड से बेसहारों और अपने घरों से काम के लिए निकले लोगों को बचाने के लिए रैन बसेरे शुरू कर दिए गए हैं। जिले में कई स्थानों पर रैन बसेरे शुरू किए गए हैं। बढ़ती ठंड में भटकते हुए लोगों को ठंड से बचाने के लिए रैन बसेरों में जगह दी जा रही है ताकि किसी भी व्यक्ति को ठंड में फुटपाथ पर रात्रि न बितानी पड़े। कोरोना काल में बने रैन बसेरों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए हर व्यक्ति को अलग अलग बेड, रजाइयां और गद्दे उपलब्ध कराए जा रहे हैं। रैन बसेरों में रुक रहे लोगों की सुविधा के लिए एक कर्मचारी भी तैनात किया गया है। वहीं रैन बसेरों में मिल रही सुविधाओं से रैन बसेरे में पहुंच रहे लोग सरकार की सराहना कर रहे हैं। हम राजस्थान से आए हैं यहाँ पेपर देने के लिए, तो यहाँ हमें रहने के लिए कोई सुविधा नहीं मिली, तो यहाँ रहने सरा बहुत जगह मिल गई। बाहर ठंडी हवा चल रही है, इसलिए रहने के लिए यहाँ पर बिल्कुल भी जगह नहीं मिली, तो हम यहाँ बढ़िया रह रहे हैं। क्या नाम? लाला त्यागी। मैं आगरा से आया था काम करने चक्कर में, यहाँ पे काम नहीं मिला तो मुझे देख रहा हूँ, मैं ठंड पड़ रहा था, रहने बसेरा देखा तो मैं सोने इधर आया। अच्छा व्यवस्था लगी यहाँ पर मुझे सोने के लिए, बढ़िया फैसिलिटी लगी मुझे सारी। अच्छा सरकार ने, गवर्नमेंट अच्छा किया, सारी फैसिलिटी किया, अच्छा लगा। मैं शीतलहर को दृष्टिगत रखते हुए जैसा कि शासन से निर्देश दिए गए हैं कि शीतलहरी से लोगों को बचाने के लिए जगह जगह पर जो है रैन बसेरे और अलाव की व्यवस्था की है। इसी के क्रम में हापुड़ नगर में नगर पालिका द्वारा 4 रैन बसेरे चलाए जा रहे हैं। एक नगर पालिका कैंपस में है, एक बस स्टैंड के पास है, एक रेलवे स्टेशन के पास है, दूसरा ईदगाह रोड पे है। सभी जगह सभी कर्मचारियों की तैनाती कर दी गई है और शुरुआत कर दी गई है। ठंड जैसे बढ़ेगी वैसे अलाव की व्यवस्था भी हम लोग कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सड़क संगठन IRF के मुताबिक दुनिया भर में हर साल सड़क हादसों में लाखों की संख्या में लोगों की मृत्यु हो जाती है। इसमें भारत की हिस्सेदारी 10% से भी ज्यादा है। तेज रफ्तार, शराब और मादक पदार्थों का इस्तेमाल, वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करना सड़क दुर्घटनाओं के मुख्य कारण हैं। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर आज लखनऊ में किन्नर समाज के लोगों ने जागरूकता अभियान चलाया।
जिसमें ट्रैफिक नियमों का पालन न करने वाले वाहन चालकों को उन्होंने यातायात नियमों का पाठ पढ़ाया। साथ ही तेजी से फिर से पैर पसार रहे कोरोना से बचाव के लिए मास्क जरूर लगाने की लोगों से अपील भी की। यह अभियान सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत चलाया गया है। आज ये हम लोगों ने अभियान चालू किया है किन्नर समाज ने, डालीगंज मछली मंडी की आधा परिवार ने, कि हम लोग जो पब्लिक रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, रोड सेफ्टी नहीं रखते हैं और मास्क का प्रयोग नहीं करते हैं, इस वजह से ये अभियान हम लोगों ने चालू किया है कि जो पब्लिक नहीं इस रूल को फॉलो करते उसको फॉलो करें। जो कोरोना काल से हम लोग निपट आगे ग्रस्त हो चुके हैं, अब वो कोरोना काल फिर दोबारा ना आए, सेफ रहें, सिक्योर रहें। और बुलेटिन में समाचार और भी हैं, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड बैट। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। प्रदेश के पशुपालन एवं मत्स्य विभाग के मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने कहा है कि दुग्ध उत्पादन में प्रदेश का प्रथम स्थान आया है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में मत्स्य पालन से जुड़े लोगों को आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि पहले सरकारें मत्स्य विभाग को महत्वपूर्ण नहीं मानती थी, लेकिन अब इसमें बेहतर काम किया जा रहा है। प्रदेश में 4,786 मत्स्य पालकों को 48 करोड़ से ज्यादा के क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराए गए हैं। राजस्व विभाग के माध्यम से प्रदेश की नदियों में मत्स्य प्रबंधन व्यवस्था हेतु नीति का प्रख्यापन किया गया है। जलाशयों की नीलामी प्रक्रिया ई टेंडर प्रणाली के द्वारा की जा रही है। उन्होंने कहा कि 3 वर्षों में 2215 मछुआ आवास सक्रिय मत्स्य पालकों को आवंटित किए गए हैं। जिस तरह से मत्स्य पालन में प्रथम स्थान हमारा उत्तर प्रदेश का आया है योगी जी के नेतृत्व में, उसी तरह से दुग्ध उत्पादन में भी प्रथम स्थान है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश को सम्मानित किया गया है मत्स्य विभाग के द्वारा, उसी तरह दुग्ध उत्पादन के द्वारा भी सम्मानित किया जाएगा। उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक आशुतोष गंगल ने यात्री सुविधाओं का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कोविड-19 के संबंध में भारत सरकार के समस्त निर्देशों का पूर्णतः पालन किया जाएगा। महाप्रबंधक ने 4 बार रेलवे स्टेशन स्थित विद्युत लोको ट्रिप सेट का शुभारंभ तथा पौधारोपण भी किया। महाप्रबंधक ने मंडल कार्यालय में स्थापित किए गए 120 KWP के सोलर ऊर्जा संयंत्र का शुभारंभ किया। इस संयंत्र से लगभग 14,000 यूनिट प्रतिमाह बिजली का उत्पादन संभव हो सकेगा, जिससे 1.2 लाख रुपए की अनुमानित बचत हो सकेगी। जो लखनऊ में हमारी सबसे बड़ी तकलीफ ये रहती है कि हमारे पास स्टेशन पे 2 लाइन और आने के लिए और 2 लाइन जाने के लिए हैं, जबकि 5 डायरेक्शन में ट्रैफिक मूवमेंट होता है। तो उस स्थिति को रिजॉल्व करने के लिए रेलवे ने प्लान बनाया हुआ है और उस पर हम काम कर रहे हैं, जिससे 4 आने के रास्ते और 4 जाने के रास्ते हो जाएंगे, तो कंजेशन रिड्यूस हो जाएगा। देखिए, एक तो लखनऊ कानपुर खंड पे स्पीड बढ़ाने का कार्य चल रहा है और उसमें उसके अलावा जो पूरा सेक्शन है उसमें एक ये बी रूट जो कहलाता है उसमें 130 की स्पीड का प्रस्ताव है, लेकिन इन सब कामों में थोड़ा सा जो हमारे कार्य आइडेंटिफाइड हैं उन कामों में हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हम लोग उन कार्यों को पूरा कर सकें। देखिए, कोरोना काल में सबसे बड़ी जो ज़रूरत है वो है लोगों के सेफ रहने की, और सेफ रहने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के जो आदेश भारत सरकार ने और राज्य सरकारों ने जो दिए हुए हैं उनका पालन करते हुए हम ट्रेन चला रहे हैं। और इस स्थिति में जिन लोगों के लिए अत्यंत आवश्यक है उन्हें कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, उनके लिए हम लोग रेल सेवा चला रहे हैं। एकता और अनुशासन की पर्याय नेशनल कैडेट कोर यानी एनसीसी की 72वीं सालगिरह आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मनाई गई। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला, उत्तर प्रदेश एनसीसी महानिदेशालय के अपर महानिदेशक मेजर जनरल राकेश राणा और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के उपकुलपति प्रोफेसर संजय सिंह मौजूद थे। एनसीसी दिवस के अवसर पर 18 कैडेट्स और कर्मचारियों को जीजीएनसीसी कमेंडेशन कार्ड 2020 से सम्मानित किया गया।
देश प्रेम, देशभक्ति केवल युद्ध के समय ही नहीं होती है। यही मूल अवधारणा है एनसीसी की, कि उसके साथ साथ एक समाज का विकास करना, देश का विकास करना, समाज को जोड़ना, देश की क्षमताओं को, समाज की क्षमताओं को विकसित करना, लोगों को जोड़ना और किस प्रकार एक उदाहरण हर समय देना देशभक्ति का, अनुशासन का, यह एनसीसी का मोटो है। और यही मोटो हर चीज में दिखता है। अभी जो एनसीसी की रिपोर्ट थी उसमें आपको बताया ही गया कि किस प्रकार कोरोना काल में एनसीसी की कैडेट्स ने योगदान दिया। कोरोना काल ही क्यों, कोई भी आपदा होती है, किसी भी प्रकार का भूस्खलन हुआ, किसी प्रकार का सुनामी आया, कुछ हुआ, उसमें हमेशा एनसीसी कैडेट्स ने अपना योगदान दिया और जोर शोर से लग करके देश सेवा की। पीलीभीत टाइगर रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय TX2 अवार्ड के खिताब से नवाजा गया है। यह पुरस्कार बाघों की वंश वृद्धि मामले में तेजी से बड़े आंकड़ों के आधार पर दिया गया है। 4 साल के भीतर पीलीभीत टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या 25 से बढ़कर 65 हो गई है। दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर हुए समारोह में प्रमुख वन संरक्षण को फोरम की ओर से प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए, जिसमें पूरे देश का मान बढ़ा है। टाइगर रिजर्व से जुड़े अधिकारी, कर्मचारी और वन्य जीव प्रेमियों में उत्साह है। इसी क्रम में अलग अलग देशों जैसे नेपाल, भूटान, भारत, रूस, इंडोनेशिया, थाईलैंड, बांग्लादेश, पाकिस्तान आदि में मॉनिटरिंग के बाद यह तय हुआ है कि भारत में सबसे तेजी से बाघों की संख्या अगर कहीं बढ़ी है तो वो पीलीभीत जिला है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल अवार्ड देने का फैसला किया गया। वहीं पीलीभीत टाइगर रिजर्व को केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बधाई भी दी है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व को प्रेस्टिजियस ग्लोबल TX2 अवार्ड आज वर्चुअल सेरेमनी के तहत दिया गया। ये अवार्ड टाइगर के नंबर जो डबल करने का ग्लोबल कमिटमेंट था, 2010 में जो सेंट पीटर्सबर्ग की कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस कमिटमेंट को कमेमोरेट करने के लिए दिया गया है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व ये फर्स्ट साइट है जिसको एक ग्लोबल अवार्ड मिला है। मैं पीलीभीत टाइगर रिजर्व से जुड़े सारे अधिकारी, कर्मचारी, पीलीभीत की जनता का, पीलीभीत प्रशासन का और उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का और जो भी हमारे NGO पार्टनर्स हैं जैसे WWF, GTF और भी नॉन गवर्निंग ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने हेल्प की है, मैं उसको बहुत बहुत कंग्रेचुलेट करूंगा। इस अवार्ड से हमारे स्टाफ को बहुत बढ़ावा मिलेगा, उनका उत्साहवर्धन मिलेगा और टाइगर कंजर्वेशन को बहुत अच्छा प्रयास रहेगा और टाइगर कंजर्वेशन को बढ़ावा मिलेगा। चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर के वाइस चांसलर डॉक्टर DR सिंह ने रायबरेली कृषि विज्ञान केंद्र में किसानों के साथ बैठक कर बेहतर तकनीक के साथ फार्मिंग करने के बारे में जानकारी दी। रायबरेली जिले के मांग के अनुरूप क्रैश क्रॉप को उपजाऊ बनाने और उसके जाने की संभावनाओं के बारे में किसानों को विस्तृत रूप से बताया गया। सरकार लगातार किसानों की इनकम को डबल करने के प्रयास कर रही है। ऐसे में कृषि वैज्ञानिक भी तकनीक व बेहतर किस्मों पर काम कर रहे हैं। वाइस चांसलर ने कृषि विज्ञान केंद्र रायबरेली के द्वारा किए जा रहे प्रयासों को सराहा। इसके साथ ही कृषकों ने सरकार के द्वारा किसानों की स्थिति को बेहतर करने के प्रयासों की भी सराहना की। किसानों ने सरकारी योजनाओं को किसान के हित में बताते हुए उनका लाभ लेने की बात कही है। अपनी तकनीक को हम किसानों को प्रदर्शित करें ताकि किसान उससे अपडेट रहें और जो शहर का मांग है, चाहे नई मांग मैं कह सकता हूं, चाहे मशरूम की मांग हो, चाहे फूल की मांग हो, चाहे ब्रोकली की मांग हो, चाहे सब्जी की मांग हो, और इस सब तरह को चीज़ों को लेकर के क्या हमारे पास रायबरेली में क्या संभावनाएं हैं, कौन सा नया क्रॉप उगा सकते हैं, उसको हमको इनको अपडेट करना था सभी कृषि विज्ञान केंद्रों को, ताकि जो नई चीज़ें और नई मांग के अनुसार जो लखनऊ शहर के लोगों का मांग है उसको ऊपर हम लोग काम करते हैं। आज मैं 30 एकड़ ज़मीन पर सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग कॉन्सेप्ट पे मैं खेती कर रहा हूँ। देसी बीजों के साथ खेती कर रहा हूँ। मेरे पूरे 30 एकड़ के फार्म में आप आएँ तो पाएंगे किसी भी तरह का कोई हाइब्रिड, कोई रिसर्च या कोई बीज इस्तेमाल नहीं होता है। पुराने देसी बीज जो हमारे एंशिएंट बीज हैं, पुराने तौर से हमारे पूर्वज लगाते थे, उनसे मैं खेती कर रहा हूँ। उनकी क्वालिटी और उनकी जो उत्पादन कुवत है वो आज की फसलों से ज़्यादा है।
अब सरकार की तरफ से तो जो सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ तो हम लोगों को थोड़ा बहुत मिलता है, लेकिन यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से ही हम लोगों ने अच्छा विकास किया अपने यहाँ का। पशुपालन में भी अच्छा किया, कृषि में तमाम तरह के डिमांस्ट्रेशन वगैरह ये लोग करवाते हैं और हमारे यहाँ जाकर के ये लोग विजिट भी करते हैं, समय समय पर अवलोकन किया करते हैं, जिससे हमारा जो है उत्पादन इनके माध्यम से अच्छा हुआ। बाराबंकी जिले में तराई क्षेत्रों की आबोहवा प्रदेश के राष्ट्रीय पक्षी सारस को भा रही है। जिले में सारस की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली है। पिछले वर्ष की गणना में 177 चिन्हित किए गए थे, तो वहीं इस वर्ष इनकी संख्या 225 के पार पहुंच गई है, जो उत्साहजनक नतीजे हैं। जिले के सराही झील के अलावा भगहर, मदहा झील, देवा की सारस विहार, बेलहरा की किरकिच्ची झीलों सहित तमाम तालाबों के आसपास सारस पक्षियों को देखकर लोग उत्साहित हो रहे हैं। यहाँ सभी सारस इंडियन क्रेन प्रजाति के हैं। इसके अलावा कहीं कहीं कॉमन क्रेन प्रजाति के भी सारस दिखाई देते हैं। ये पक्षी जलीय पौधों, कीट व कृषि को हानि पहुंचाने वाले छोटे छोटे जीवों को कम करने में मदद करते हैं। इस संबंध में जिला वन अधिकारी SK तिवारी ने बताया कि पर्यावरण संतुलन में अहम भूमिका निभाने वाले सारस पक्षी दिखने में एक समान होते हैं। बाराबंकी जिले में 225 से अधिक सारस पक्षियों की संख्या से जिले वासियों के साथ पर्यटकों में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। ये सारस पक्षी हमारे खेत में आते हैं, रहते हैं, दाना वाना चुगते रहते हैं। यहाँ न किसी को नुकसान फसलों करते हैं। और ये गांव में घरों के पास चले जाते हैं, घूमने टहलने, वो देखते रहते हैं, बच्चे खेलते रहते हैं। और दूर दूर से लोग कार से, बाइक से आते हैं, देखते हैं, सेल्फी लेते हैं। यहाँ बहुत अच्छा लगता है देखने के लिए। और दिक्कत कोई होती है, कोई शिकार करता है तो हम लोग वन विभाग के गाँव वाले सूचित कर देते हैं, इनको वो लोग फिर ले जाते हैं। इस सारस चिड़ैया साहब मेरे खेत के आसपास में चुनते हैं, इनसे कोई मुझको न दिक्कत होती है, मेरे खेत की भी सुरक्षा रहती है और ये मेरे खेत का कोई नुकसान नहीं, कीड़ा मकोड़ा खाते हैं। और बाकी कोई वो नहीं तो जब कोई दिक्कत प्रॉब्लम जैसे कोई वस्तु देखा गया तो वन विभाग को सूचना दिया जाता है, वन विभाग आते हैं भी इसको देखने। और बाकी इससे कोई दिक्कत, ये मेरे घर परिवार के अंदर ये भी जाते हैं, इनके साथ लड़का बच्चा खेला कूदा करते हैं। और बाकी बाहरी आदमी जब आते हैं तो दूर दूर से इनके फोटो लेते हैं, देखते भी, बहुत सुंदर लगता है। सारस हमारे प्रदेश का राज्य पक्षी है। नर एवं मादा देखने में एक समान ही होते हैं। पर्यावरण संतुलन में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। सारस जोड़े या परिवार में देखे जाते हैं, पर कभी कभी समूह में भी दिखाई देते हैं। सारस को किसान मित्र भी कहा जाता है। कृषकों के खेतों के हानिकारक कीड़े मकोड़े सारस खाता है, इसीलिए इसे किसान मित्र कहा जाता है। बाराबंकी जनपद में लगातार इनकी संख्या बढ़ रही है। जिले में स्थित सराही, किरकिच्ची, भगहर आदि झीलों में वर्तमान में इनकी संख्या 225 है, जो गणना अभी कराई गई है। कभी कभी ग्रामीण वो लोग शिकार करते हैं, तो उसके लिए भी हम लोग काफ़ी ध्यान देते हैं, ग्रामीणों को सचेत करते हैं। उसके बाद बताते हैं कि हमारा कोई नुकसान नहीं करता, आपके खेतों पर जो भी कीड़े मकोड़े होते हैं नुकसान करते हैं उनको खाता है। और एक तरीके से ये किसान मित्र भी है। और ये प्यार व समर्पण का अद्भुत इसमें संगम होता है। और इसमें प्रायः दो लोग साथ ही साथ जोड़ा रहते हैं। जब ये प्रजनन करते हैं उसके बाद से ही अपना जोड़ा बना लेते हैं और आजीवन, अगर उसमें कोई भी अगर एक जोड़ा ख़त्म हो जाता है तो ये दूसरा जोड़ा बिना खाए पिया वो पानी त्याग देता है और अपना भी प्राण त्याग देता है। और बुलेटिन के अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ की बैठक, कहा अभी और सतर्क रहने की है जरूरत, सभी तक वैक्सीन पहुंचाना हमारा लक्ष्य। प्रदेश में कोरोना रिकवरी रेट पहुंचा 94.06%। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन ने बताया कि प्रदेश में अब तक 4,99,507 लोग हुए हैं कोरोना संक्रमण से ठीक। प्रदेश के पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने कहा कि मत्स्य पालन से किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में मिल रही है मदद, मत्स्य पालकों को दी गई है क्रेडिट कार्ड की सुविधा। और उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक आशुतोष गंगल ने लखनऊ में रेलवे की गतिविधियों का लिया जायजा, कहा पूर्व की भांति आगे भी कोविड गाइडलाइन का रेलवे में किया जाएगा पूरी तरह से पालन।
और अब एक चलते चलते जरूरी संदेश। कोरोना से बचाव के लिए अपने हाथ नियमित धोएं, 2 गज की दूरी भी बनाकर रखें। साथ ही जब भी बाहर निकले मास्क लगाकर निकलें। जेब और थैले में उसे ना रखें, बल्कि उसे इस तरह से चेहरे पर लगाएं जैसे कि मैं लगा रहा हूं। बिल्कुल, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। नमस्कार।